गुड इवनिंग गाइस। कल के अपने वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आई थिंक 20 क्वेश्चन तक की बात अपन कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन जो कल अपन ने डिस्कस किया था वो यही था कि इन मिराबिलिस और एंटीरिनम हाइब्रिड बिटवीन रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट इज पिंक फ्लावर्ड। दिस इज, आपको पता है जब रेड और व्हाइट दो डिफरेंट ट्रेट हैं और F1 में आपको दोनों का मिक्स मिल रहा है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हम इसकी बात कर चुके थे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। Now the next question is, which one shows incomplete dominance in flower color? Again वही सेम टॉपिक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको मालूम है कई बार क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ट्रेट या कोई फिनोमेना किस प्लांट में या किस ऑर्गेनिज्म में शो किया गया। जैसे इसको आप देखेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फ्लावर कलर के लिए कौन शो करता है। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया अभी अपन ने मिराबिलिस में देखा था, स्नैपड्रैगन जिसका बॉटनिकल नेम है एंटीरिनम मेजस, उसके अंदर देखा था। यहाँ ऑप्शन क्या क्या आपके पास, एंटीरिनम मेजस है। ओके, एंटीरिनम मेजस के अलावा कौन है? इसके अलावा आपके पास है पाइसम सटाइवम, नहीं, बोथ 1 and 2 हो नहीं सकता। ऑक्जेलिस का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड। नेक्स्ट इज अगेन ब्लड ग्रुप। मैंने कहा था सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्लड ग्रुप के हैं। इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज O एंड ऑफ मदर इज AB, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये थोड़ा सा रियल क्वेश्चन जेनेटिक्स का सा लग रहा है। अब तक तो बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। अब अपन थोड़ा सा अपने को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओके, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज O। फादर का ब्लड ग्रुप O कंफर्म हो गया तो अपने पास फादर का जीनोटाइप भी कंफर्म है, क्योंकि O ब्लड ग्रुप के अंदर केवल यही जीनोटाइप पॉसिबल है। ये फादर का ब्लड ग्रुप हो गया। और मदर का क्या दिया हुआ है? मदर का दिया हुआ है AB, इसका भी बिल्कुल कंफर्म जीनोटाइप है। देखो कई बार ब्लड ग्रुप में प्रॉब्लम तब आती है जब A या B ब्लड ग्रुप दिया जाता है। तो आपको याद होगा A या B ब्लड ग्रुप के अंदर दो जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं, तो वहां हमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर फादर और मदर का ब्लड ग्रुप बिल्कुल क्लियर है, उनका जीनोटाइप भी क्लियर है। ब्लड ग्रुप तो है ही क्लियर, उससे रिलेटेड जीनोटाइप भी आपको कंफर्म है कि O वाले का क्या है और AB वाले का क्या है। अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप इनके ऑफस्प्रिंग में नहीं हो सकता। देखो ब्लड ग्रुप जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप से हम कुछ पॉसिबिलिटीज डिसाइड करते हैं कि ये पॉसिबल हैं या नहीं है। जो बात ब्लड ग्रुप में इस तरीके से पता चलती हो कि ये पॉसिबल नहीं है वो कंफर्म होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है कि हम कहते हैं कि ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। पॉसिबल है तो फिर बात दो हो जाएंगी, पॉसिबल है भी या नहीं भी। पर पॉसिबल नहीं है तो केवल एक ही बात होगी कि इट इज इम्पॉसिबल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप उनके ऑफस्प्रिंग में नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल चीज फाइंड आउट करनी है। देखो यहां से देखो, A इधर से आ जाए, O इधर से आ जाए, A पॉसिबल है। B इधर से आ जाए, O इधर से आ जाए, B भी पॉसिबल है। या तो बनेगा IAIO तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, या बनेगा IBIO तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। तो A और B दोनों पॉसिबल हैं। क्या नहीं हो सकता? देखो A भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास नहीं है कोई जीन इससे रिलेटेड, और O भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास नहीं है कोई जीन इससे रिलेटेड। तो दो ब्लड ग्रुप बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, O एंड AB। आंसर में कहीं दिख रहा है आपको? O देखिए अकेला O यहां दिया हुआ है। A और B ये दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। A और B आ सकते हैं, कोई भी आ सकता, पर O नहीं आ सकता, और एक AB भी नहीं आ सकता। पर यहां अपने पास सिर्फ O है ऑप्शन में, तो वही अपना आंसर है। ओके, तो इसमें अपना आंसर आ गया O ब्लड ग्रुप। तो सीधा सीधा जहां पेरेंट्स का जीनोटाइप कंफर्म हो रहा है वहां तो फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन यू नीड टू थिंक अपॉन ऑल पॉसिबिलिटीज। सभी संभावनाओं पे विचार करना जरूरी है। ओके ओके डन। तो नेक्स्ट क्या हो गया इसे? ओके चलिए नेक्स्ट अगेन फॉर ब्लड ग्रुप। इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा एनलार्ज हो गया आई थिंक, इसको फिर से सेट करते हैं। ये कैसे होगा इसमें?
जस्ट अ मिनट गाइस। ओके डन। तो देखते हैं इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंट्स विथ ब्लड ग्रुप ओ एंड ए बी। सेम क्वेश्चन रिपीट है क्या? पॉसिबल ब्लड ग्रुप, ओके सेम क्वेश्चन तो है, पर इसी सेम क्वेश्चन में ऑप्शंस का डिफरेंस है, हम तो फाइंड आउट कर चुके हैं ना। पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंट्स विद ब्लड ग्रुप ओ एंड ए बी, देखो सेम चीज वही वापस। पेरेंट के पास क्या है? पेरेंट के पास ब्लड ग्रुप है आपका एक तो O और एक AB। अगेन वही बात आ गई, जीनोटाइप पेरेंट का तो कंफर्म हो गया, कोई भी फादर कोई भी मदर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको मालूम है या तो A पॉसिबल होगा या B पॉसिबल होगा। तो इसमें कौन सा दिख रहा है? O तथा AB रक्त समूह वाले जनकों की संतानों के संभावित रक्त समूह होंगे, A या B। इसके अलावा कोई भी, इसमें O आ गया नहीं हो सकता, इसमें AB आ गया नहीं हो सकता, इसमें दोनों आ गए नहीं हो सकता। आंसर इज 1। ओके डन, इजी क्वेश्चन, रिपीटेड। नेक्स्ट। अच्छा जी, ये तो कुछ जीनोटाइप पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्या कहता है? द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फिंग A B small b C of F1 will be। F1 का एक जीनोटाइप दिया और उसकी सेल्फिंग कराई है, देखने में ट्राई हाइब्रिड जैसा लग रहा है, 3 दिख रहे हैं ना ABC, पर एक बार बना के देखो, एक बार आप इसे बना के देखो। तो फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फिंग ऑफ विच दिस वन, A कैपिटल A, B स्मॉल b, C कैपिटल C। ये F1 का हाइब्रिड है, देखने में क्या लग रहा है? ट्राई हाइब्रिड, पर जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, द रियल हाइब्रिड इज ओनली B, बोथ A and C are homozygous. It is heterozygous for only one trait or one gene. So actually it is monohybrid. और monohybrid की सेल्फिंग करा के F2 में क्या रेशियो मिलता है ये भी बताना पड़ेगा क्या? बेसिकली तो आपको यही कराना है। कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल C से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये भी मैं बार बार बताऊं क्या? कैपिटल B इज टू कैपिटल B स्मॉल b इज टू स्मॉल b स्मॉल b, यही तो आता है ना। पूछ क्या रहा है ये? F2 में फिनोटाइप पूछ रहा है, जीनोटाइप नहीं पूछ रहा है, ये तो जीनोटाइप बना दिया। कोई बात नहीं, फिनोटाइप तो इन दोनों का सेम होगा ना, कैपिटल B, इनका रेशियो होता था 1:2:1, टोटल रेशियो फिनोटाइप का क्या आएगा? 3:1। वैसे भी हम जानते हैं मोनोहाइब्रिड का F2 रेशियो फिनोटिपिक क्या होता है? 3:1। फिनोटाइप पूछा है बच्चों, जीनोटाइप नहीं पूछा है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। वैसे ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं, अगर आप ये ऑप्शन देख लेते और आपका ध्यान जीनोटाइप पर होता तो आप गलती कर सकते थे, एग्जामिनर ने इजी कर दिया आपके लिए। तो ये देखो केवल एक ट्रेट के लिए हाइब्रिड है, इस पर ध्यान देना है, इसलिए यहाँ आंसर होगा ओनली 3:1, फाइनल आंसर। ओके डन। जिसको भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए वो इस रिकॉर्डिंग को रिपीट करके देखे, और फिर भी नहीं आए तो फिर आप अपने फोरम पे पूछ सकते हो। ओके नाउ नेक्स्ट, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन क्लियर हो जा। ओके, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशंस आर ड्यू टू, मेंडल को जो रिकॉम्बिनेंट मिले, पहली बात तो मेंडल को रिकॉम्बिनेंट कब मिले? रिकॉम्बिनेंट होते क्या हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में नहीं होते वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं। पेरेंट्स में ऐसे कॉम्बिनेशन, पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन कब आएंगे? जब पेरेंट्स में हम एक से ज्यादा ट्रेट की स्टडी करेंगे। तो पहली बात तो जब ये रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहा है तो कौन से क्रॉस को कंसीडर कर रहा है? डाईहाइब्रिड को। डाईहाइब्रिड में आपको याद हो हमने क्या लिया था? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमको याद है ये हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था। F1 आप सबको पता है क्या मिलेगा, ये पेरेंट है, ये F1 है। F1 क्या मिलेगा? अगेन वही राउंड येलो। तो फिर जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई थी, इसकी, ठीक है, तो इसकी सेल्फिंग से हमें 4 तरह के रेशियो मिले थे, याद होगा। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। किस रेशियो में लेते? 9:3:3:1। यहां पर राउंड येलो पेरेंट के पास है,
रिंकल्ड येलो ग्रीन पेरेंट के पास है। तो ये जो दो नए कॉम्बिनेशन आए थे, कौन कौन से जो नए कॉम्बिनेशन आए थे, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं। यही देख के तो मेंडल स्टंड हुआ था इस क्रॉस में, डाई हाइब्रिड में, कि दो ऐसी चीजें भी मिल गई जो पेरेंट के पास नहीं है। और इन रिकॉम्बिनेंट के होने का रीजन उसने क्या कहा कि एक ट्रेट की इनहेरिटेंस दूसरे ट्रेट की इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट है। दिस राउंड कैन गो विथ this round can go with this yellow and this round can go with this green, so round yellow, round green both are obtained. This wrinkled can go with yellow and this wrinkled can go with green also, तो आपको wrinkled green और wrinkled yellow दोनों मिल रहे हैं। ओवरऑल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने यही समझा था कि दो ट्रेट की इनहेरिटेंस को जब एक साथ डिस्कस करें, एक साथ स्टडी करते हैं, तो एक की इनहेरिटेंस दूसरे से क्वाइट सेपरेट होती है। तो उसी बात को क्या नाम दिया गया, उसी बात को नाम दिया गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेसिकली इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से F2 का जो रेशियो था वो था 9:3:3:1। उसमें से 9 वाले ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन थे, 1 वाले ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। ये दोनों जो रिकॉम्बिनेंट आए थे ये किसकी वजह से आए थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। क्रोमोसोमल बेसिस तक समझ चुके हैं अपन। हम ये भी देख चुके हैं कि गैमेट में दो जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इसलिए असॉर्ट हो रही हैं क्योंकि वो डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर हैं। तो वो तो रीजन है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों हुआ। अभी तो हमें रीजन फाइंड आउट करना है कि रिकॉम्बिनेशन क्यों आया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों आया, क्योंकि दोनों जीन पेयर दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे। दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट्स नेक्स्ट थिंग। अभी तो सिंपल सी बात है कि मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन लिंकेज हो सकता है, आंसर नहीं हो सकता। लिंकेज के केस में रिकॉम्बिनेशन कब आता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, पर उसके लिए तो जीन लिंक्ड होनी चाहिए ना। म्यूटेशन का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। डोमिनेंट कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन में तो डोमिनेंट भी आ रहा है, रिसेसिव भी आ रहा है। ओके, इसलिए इसका रीजन था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जी। दिस इज द राइट आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पर उसका बेस हमें पता होना चाहिए। ओके, डन। नेक्स्ट, ओके अगेन देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कितनी पसंद है एग्जामिनर को, बार बार घूम फिर के पहुंच जाता है। इन स्नैपड्रैगन व्हेन रेड फ्लावर्ड प्लांट, रेड फ्लावर्ड is crossed with a white flower, okay, the resultant hybrid plant have pink colored, ये तो हम जानते हैं। if plant of F1 generation is crossed with a white flower the progeny will be, ये तो हो चुका है क्वेश्चन, ये तो हो चुका है, दोबारा लैंग्वेज में लिख दिया, कोई बात नहीं, फिर से कर लो, क्या जाता है। क्या करा, पिंक का क्रॉस करा रहा। पिंक कैसा है, F1 हाइब्रिड है, R स्मॉल r से शो कर दें, और इसका क्रॉस किससे कराया है, इफ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर, यानी कि गुलाबी पुष्पों वाला संकर पादप का क्रॉस किससे, श्वेत पुष्पों वाले पादप से कराया जाता है। श्वेत पुष्प वाला क्या होगा, स्मॉल r क्या मिलेगा आपको, R स्मॉल r, इधर से R और स्मॉल r दोनों जा सकते हैं, और इधर से केवल स्मॉल r आएगा, आ गया। यही तो दो सिचुएशन बनेगी। ये कैसा होगा, पिंक, और ये कैसा होगा, व्हाइट। पिंक एंड व्हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:1, है क्या कोई ऑप्शन, पिंक फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर रेशियो इज 1:1, और तो कोई मैच नहीं कर रहा। यही आंसर है। ओके, दिस इज द राइट आंसर एंड वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो जाने दो। नाउ अब क्या कहता है, मोनो हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद अ रिसेसिव पेरेंट। ये फिर से रिपीट हो गया यार, पर क्या करें, एग्जाम में भी रिपीट हो रहा है तो फिर से अपन ने उसको चूज कर लिया होगा। जानते हैं अपन, मोनो हाइब्रिड, किसी का भी मोनो हाइब्रिड, उसको क्रॉस कराओ किससे, रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव पेरेंट से जब हाइब्रिड का क्रॉस होता है तो सिंपल टेस्ट क्रॉस होता है। कब तक बताएंगे, बार बार हम जानते हैं। डन। नेक्स्ट आइए, ये क्या कह दिया, hybrid red flowered plants of P are crossed back to pure red flower plant। अच्छा जी, हाइब्रिड रेड ऑफ P, पहली बात तो ये P है। P के अंदर वैसे तो फ्लावर कलर जो है वो होता है पर्पल और वाइट। अब इसने रेड ले लिया, ठीक है, और रेड माना है, तो अब जब कलर प्रेजेंट है तो बच्चों जब कलर प्रेजेंट देता है ना तो फिर हमें उसे डोमिनेंट मानना पड़ता है।
पी में कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस है नहीं, वो होती है किसके अंदर, आपको मालूम है, मिराबिलिस में, एंटीरिनम में, केवल वहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पी प्लांट है, पी प्लांट में हमें कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं मानी, कंप्लीट डोमिनेंस मान के चलेंगे तो रेड को ही डोमिनेंट मानेंगे, और रेड को जब डोमिनेंट मानेंगे तो हाइब्रिड रेड, हाइब्रिड रेड का मतलब, हाइब्रिड रेड का मतलब है हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसका क्रॉस किससे करा, प्योर रेड से, डोमिनेंट से जाके, तो फिनोटिपिकली तो सारे रेड मिलेंगे, है क्या कोई, ऑल रेड फ्लावर प्लांट। वैसे दिख रहा है ना, हाइब्रिड रेड को रेड से कराओ, और रेड एक कैसा ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है, दूसरा तो हमें चाहे पता ही नहीं हो क्या है, नॉर्मली वाइट ही होगा, क्योंकि कलर की एब्सेंस ही रिसेसिव ट्रेट होती है। पर फिलहाल इसकी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि ये एक हेटेरोजाइगस को एक डोमिनेंट होमोजाइगस से क्रॉस कराना चाहता है, तो आपको क्या मिलेगा, केवल डोमिनेंट ट्रेट ही मिलेगा, या वही ट्रेट मिलेगा जो हाइब्रिड शो कर रहा है। तो फिर ऑल रेड फ्लावर, ओके, पिंक का कोई सीन नहीं है इसमें, दूसरा व्हाइट ऑप्शन नजर आ रहा है, तो व्हाइट रिसेसिव को शो करता होगा, पर हमें तो मतलब है रेड से, क्योंकि यहां पर क्रॉस भी हुआ है किसका, हाइब्रिड रेड का, किसके साथ, प्योर रेड के साथ। तो अब क्या आएगा, यही जीनोटाइप आपको मिलेगा 1:1 में, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कहा नहीं, ऑल रेड फ्लावर प्लांट, ओके, डन। नेक्स्ट, two crosses between the same pair of genotypes or phenotypes in which the source of the gametes are reversed in one cross is known as। देखो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का मामला है समझने में, बात बहुत सिंपल है, फिर से ध्यान दो। Two crosses between the same pair of genotype और phenotype, मान लो कोई भी एक ले लो, कैपिटल आर जीनोटाइप हो गया, क्रॉस किससे करा रहे हो, स्मॉल आर से, इसको मान लो रेड, इसको मान लो व्हाइट, ये तो एक क्रॉस हुआ, और ये क्या कर रहा है, विच फिनोटाइप इन विच द सोर्स ऑफ द गैमेट्स आर रिवर्स्ड। गैमेट के सोर्स कौन होते हैं, पेरेंट, पेरेंट को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, देखो ये मेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट, मेल ने गैमेट कौन सा दिया यहाँ पे, आर टाइप का, फीमेल ने गैमेट कौन सा दिया यहाँ पे, स्मॉल आर टाइप का, तो इन गैमेट्स के सोर्स कौन है, ये दोनों पेरेंट। अब इन्हें रिवर्स कर दो, रिवर्स कैसे कर दो कि आप चूज कर लो मेल पेरेंट को, रिवर्स कर रहे हैं ना, मेल पेरेंट को तो हमने चूज कर लिया स्मॉल आर, और फीमेल पेरेंट को हमने चूज कर लिया कैपिटल आर। अब की बार ये गैमेट क्या देगा, स्मॉल आर टाइप का, और ये गैमेट क्या देगा, कैपिटल आर टाइप का। गैमेट तो सेम है, सोर्स चेंज हो गया, पहली बार कैपिटल आर आ रहा था किससे, मेल से, और स्मॉल आर आ रहा था किससे, फीमेल से। इस बार क्या हो गया, स्मॉल आर किससे आ रहा है, मेल से, और कैपिटल आर फीमेल से। तो गैमेट का सोर्स चेंज हो गया, बेसिकली क्रॉस में पेरेंट के पास जो भी जीनोटाइप और फिनोटाइप रखा था उसे हमने रिवर्स कर दिया। इस कंडीशन को एक ही नाम देते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल। और मेंडेलियन जो रिजल्ट थे वो रेसिप्रोकल क्रॉस से अफेक्ट नहीं होते। रेसिप्रोकल क्रॉस से क्या अफेक्ट होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली रेसिप्रोकल क्रॉस मैंने आपको बताया नहीं है। मेंडल से पहले वाले जो वर्कर थे कॉलरियूटर जैसे, उन्होंने भी इस तरह से रेसिप्रोकल क्रॉस कराया था, उनके भी रिजल्ट अफेक्ट नहीं होते थे, पर उनके में क्या होता था, वो एक से ज्यादा ट्रेट को चूज कर लेते तो रिजल्ट ब्लेंड हो जाता था। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसका यहाँ काम नहीं है। यहाँ तो सिंपल सा काम है कि अगर इस तरह से रिवर्सल कर दिया जाए तो उस क्रॉस को कहते क्या है, उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं व्युत्क्रम। क्योंकि टेस्ट क्रॉस अलग चीज है, रिवर्स क्रॉस कुछ होता नहीं, डायहाब्रिड क्रॉस अलग चीज है, ये हम जानते हैं। आंसर इज रेसिप्रोकल, ये तो टर्म है, याद रखनी है। ओके, डन। नेक्स्ट 30th। ओके, देखो सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना बहुत सिंपल क्वेश्चन चूज किए। ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट, कब कहोगे एक जीन को डोमिनेंट? डोमिनेंट की डेफिनेशन में जब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जीन डोमिनेंट तब मानी जाएगी जब अपने आप को वो होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी दोनों ही कंडीशन में रिप्रेजेंट कर सकती हो। F1 में अक्सर यही डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होता है। देखो ऑप्शन क्या कहता है, इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेज। गलत बात।
इट एक्सप्रेस इन बोथ, सेकंड पाओ, इट एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, अकेली सिंगल कंडीशन, इट एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, आ गई वही बात निकल के, इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड इन एनी कंडीशन, क्या भी मतलब नहीं। थर्ड आंसर डोमिनेंट की डेफिनेशन है डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। डन, आगे बढ़ते हैं। 31 क्या कहता है साहब, ए प्लांट ऑफ F1 जनरेशन हैज जीनोटाइप कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट। ओहो हो बच्चों, बिल्कुल ही रिपीट हो गया, बिल्कुल सेम रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, दोबारा हम इसकी बात नहीं करेंगे। देखो वही कैपिटल B स्मॉल b पेयर है, यही पेयर मोनोहाइब्रिड कंडीशन शो कर रहा है। मोनोहाइब्रिड की सेल्फिंग पर F2 फिनोटाइप क्या आता है, 3:1। एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी किया था थोड़ी देर पहले, हो जाने दो रिपीट। अगला देखते हैं, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन ये यूं कह रहा है कि मेंडल के नियम का अपवाद। अब देखो बच्चों, मेंडल के नियम का अपवाद से मतलब ऐसी चीज जो मेंडल के नियमों में नहीं थी। एक तो होता है कि नियम और उससे रिलेटेड कोई बात जो उस लॉ को गलत साबित करे, वो उस लॉ का एक्सेप्शन होता है। ये तो पूरे ही मेंडेलियन लॉ की बात कर रहा है। तो मेंडेलियन लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस हम बोलते तो है, पर डोमिनेंस एक फिनोमेना है, बेसिकली उसे मेंडल का लॉ बोला नहीं गया, वो तो मेंशन ही नहीं है। दूसरा था अपना सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में क्या होता था, सेग्रीगेशन में जैसे कोई हाइब्रिड है तो जब इससे गैमेट बनते थे तो एक गैमेट दोनों में से केवल एक फैक्टर को कैरी करता था, और जो गैमेट केवल एक फैक्टर कैरी करेगा वो हाइब्रिड तो हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा प्योर ही होगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कुछ तो है ही नहीं ना। तो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, इसे कहा गया प्योरिटी ऑफ गैमेट। मींस सेग्रीगेशन इज इक्वली कंसीडर्ड एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट एक ही बात है। तो सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये दोनों एक बात है, तो ये तो सही नियम था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी मेंडल का लॉ तो था, भले ही इसमें गलती निकली आगे जाके, भले ही इसके अंदर एक सिचुएशन निकली, पर ये लॉ तो था। लिंकेज, ये मेंडल का लॉ नहीं है, और अगर मेंडल का कोई लॉ है तो ये उसका एक्सेप्शन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, तो हम यहाँ लिंकेज कंसीडर करेंगे। नन ऑफ देम हम नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि ये दो मेंडल के लॉ हैं और ये मेंडल का लॉ नहीं है, बल्कि इस लॉ का एक एक्सेप्शन है। ओके, तो ये क्लियर बात है। डन। नेक्स्ट, what type of gametes will form by genotype R small r Y small y। ओहो, कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चों, हमने तो कितनी बार इसकी प्रैक्टिस करी है। चलिए ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है ये, R small y से कितने गैमेट बनेंगे। हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि गैमेट जब बनते हैं तो किसी भी एक पेयर में से केवल एक फैक्टर को लेके जाते हैं, दूसरा दूसरे पेयर में से लेके आते हैं। इसमें से कोई एक फैक्टर दूसरा दूसरे में से, इसमें से कोई एक फैक्टर दूसरा दूसरे में से, और इसमें से कोई एक फैक्टर दूसरे में से भी एक फैक्टर, जो भी पॉसिबल है। तो इधर से आया क्या, इधर से आया कैपिटल R, तो उधर से आया कैपिटल Y, इधर से आया कैपिटल R, उधर से आया स्मॉल y, इधर से आया स्मॉल r, इधर से आया कैपिटल Y, इस पेयर से स्मॉल r, इधर से आ गया स्मॉल y। दीज 4 डिफरेंट गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस जीनोटाइप। कहाँ है, ढूंढो। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। अगेन रिपीट, नहीं इसको नहीं मानेंगे। और कुछ है क्या, देखो ये देखा है, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y। देखो कैपिटल Y को ऐसे शो कर रहा है, स्मॉल y को ऐसे, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ थोड़ा सा लेटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आते हुए भी गलत मत कर जाना। सिंपल क्वेश्चन होता है पर थोड़ी सी चूक से गलत हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने। बहुत पुराने ज़माने में पूछते थे, आजकल इतने भी लोअर स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और
पूछ ले तो आप कुछ नहीं कह सकते, इसलिए सही तरीके से अटेम्प्ट करो। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? 33। डन। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। When tall and dwarf plants are crossed, from which cross 1:1 ratio is obtained? तो ये तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। इसको क्रॉस चेक अप्रोच अपना सकते हो आप, हिट एंड ट्रायल वाली। पहले तो ये देखो टॉल एंड ड्वार्फ क्रॉस हो किस में रहा है। देखो भाई यहाँ पर ये टॉल एंड ड्वार्फ है, ठीक है, चेक करेंगे। ये टॉल एंड ड्वार्फ है ही नहीं, ये टॉल एंड ड्वार्फ है ही नहीं, ये भी टॉल एंड ड्वार्फ नहीं है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। रेशियो 1:1 किससे मिलेगा ये तो हम बाद में देखते हैं ना, पर टॉल एंड ड्वार्फ ही नहीं मिला तो हमें उसकी भी कोई टेंशन नहीं रही, सीधा ही आंसर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ, उसका रेशियो भी 1:1 ही आ रहा है। पर देखो यहाँ पर छोटी सी चीज से ही चेक हो गया, आपको रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इसने टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉस करा भी रखा है कि नहीं करा रखा। यहां पर इस वाले में करा रखा है, बस। तो ये आंसर हो गया सीधा सीधा। तो अप्रोच आप सही लेके चलोगे तो कई बार बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? In a monohybrid cross, when F1 is crossed with homozygous dominant parent, then which type of offspring will obtained? अरे भाई उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी के अंदर लैंग्वेज चेंज कर दी। चलो इसकी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, बात तो पुरानी है। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन F1 इज क्रॉस्ड विद, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जैसे कैपिटल T स्मॉल t ये होता था, इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डोमिनेंट। लो साहब होमोजाइगस डोमिनेंट से करा लो क्रॉस। Then which type of offspring will obtained? Which type of offspring मिलेगी? ये मिलेगा और ये मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि इधर से कैपिटल T, इधर से भी कैपिटल T, इधर से स्मॉल t, इधर से कैपिटल T, तो मिलना तो यही है। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो आपको मिलेगा क्या? डोमिनेंट इज डोमिनेंट इक्वल रेशियो में है। कोई आंसर? डोमिनेंट के साथ रिसेसिव गलत, ओनली रिसेसिव गलत, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव गलत, नो रिसेसिव ये सही है, दोनों डोमिनेंट यानी नो रिसेसिव। ओके, तो देखो लैंग्वेज पर बात कई बार बदल जाती है, क्वेश्चन सेम है, अप्रोच अलग है, ऑप्शन को देने का तरीका अलग है। तो आंसर क्या होगा? नो रिसेसिव, इसमें रिसेसिव मिलेगा ही नहीं हमको। दिस वन, फोर्थ आंसर। डन। नेक्स्ट In Mirabilis, a hybrid for red and white flower produces pink. A plant with pink flower is crossed with white flower. The expected phenotype ratio is, यार फिर रिपीट हो गया, ये भी कितनी बार रिपीट होगा भाई। चलो इसको भी खुश कर देते हैं। क्या कर रहा है? प्लांट विद पिंक फ्लावर कौन? आर स्मॉल आर, और क्रॉस किससे कराया? वाइट से, स्मॉल आर से। इसका टेस्ट क्रॉस है एक तरह का। अब क्या चाहता है? एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, पहले जीनोटाइप तो निकालो। आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये है पिंक, ये है वाइट, रेशियो होगा 1:1। और तो क्या है, क्या कही? ये रहा, ख़त्म करो इसे, बार बार आ जाता है। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा होगा, कई क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब क्या चाह रहा है? ब्लड ग्रुप का है, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बता चुका हूँ मैं आपको। एबीओ ब्लड ग्रुप, ABO, 3 तरह की एलील शामिल हैं, IA, IB, IO। और मैंने आपको कहा था कि ये किसकी वजह से है, ये किस में काउंट होगा? मल्टीपल एलील्स में काउंट होगा। मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस, मल्टी फैक्टर मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर यानी एक से ज़्यादा जीन, पॉलीजीन की बात हो गई, ये तो है ही नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें है नहीं। एपिस्टेसिस एक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, अभी पढ़ी नहीं है, पर इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ये आंसर है, फिक्स है। डन। आगे बढ़ जाओ। क्या कह रहा है? इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर। ओ चलो कुछ तो नई चीज आई। स्किन कलर याद है आपको? एक ऐसा ट्रेट जिसके अंदर अपन ने 3 डिफरेंट जीन इसको कंट्रोल करने वाली मानकर फिर क्रॉस कराया था। तो जब एक से ज्यादा जीन के पेयर किसी ट्रेट को कंट्रोल करते हैं तो हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये बता रहा है क्या कहीं? मेंडेलियन इनहेरिटेंस,
मोनोजेनिक, कॉम्प्लीमेंट्री, पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक का एग्जांपल है भैया, पूरी बात यहाँ क्यों करूँ, जितना पूछा उतना जवाब दो ना इसे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है ये, ठीक है, इतनी सी बात है, डन। आगे in mirabilis jalapa, R small r determine red, pink, white when F1 hybrid RR and small rr was crossed with dominant parent। F1 hybrid of RR small rr was crossed with dominant, थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन दोनों का हाइब्रिड निकालना है पहले तो। F1 हाइब्रिड कौन है, हम जानते हैं पिंक है। क्रॉस किससे करा दिया, डोमिनेंट से, किससे, रेड से। अब वैसे आप ये क्रॉस कराते, अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होती तो अलग मामला आता। अब क्या होगा, अब देखो अब क्या आएगा। अब आया R स्मॉल r एंड कैपिटल R, ये दोनों आए। अगर ये डोमिनेंट ट्रेट होता तो ये दोनों रेड होते, पर अभी ये पिंक है और ये रेड है। यहाँ चेंज है बच्चों थोड़ा सा, 1:1 का रेशियो आएगा दोनों के बीच में। ऑप्शन देखो, 2 रेड 2 पिंक। अगर मैं 4 बनाऊं दोनों तरफ तो इस तरह से 2 रेड और 2 पिंक मिलेंगे आपको। 1:1 का रेशियो तो है ना इनमें। ऑल वाइट होगा नहीं, वाइट आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रॉस आपने रेड से कराया, वो भी डोमिनेंट पेरेंट। अब देखो एक चीज इसमें आपको समझनी है, बहुत जरूरी है समझना बच्चों। क्वेश्चन की लैंग्वेज आरपीएमटी है ना, आरपीएमटी, और वो भी 2002 की। उस जमाने में किताबों से उठा के सीधा क्वेश्चन कॉपी करके दे दिया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में टेक्निकली मिस्टेक है बच्चों, हमने सॉल्व तो कर दिया आपके सामने, पर देखो मिस्टेक क्या है। R स्मॉल r रेड, पिंक और व्हाइट को शो करते हैं, और F1 हाइब्रिड जो है RR स्मॉल r का, वो R स्मॉल r यानी पिंक होगा। इसका क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराना है। अब डोमिनेंट की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, डोमिनेंट की डेफिनेशन ये होती है जो F1 में अपीयर होता है या होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपीयर होता है। अब होमोजाइगस कंडीशन में तो ये रेड है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये पिंक है, तो बेसिकली तो ये डोमिनेंट है ही नहीं। पर अब आप मानोगे किसे डोमिनेंट पेरेंट, ये थोड़ी कहोगे क्वेश्चन गलत है। तो इन तीनों में से डोमिनेंट नजर तो यही आ रहा है ना, 2 कैपिटल लेटर से शो किया हुआ, तो भैया इसे ही डोमिनेंट पेरेंट मानना है। भले इनकम्प्लीट डोमिनेंट है तो क्या हुआ, है तो डोमिनेंट पेरेंट। इसलिए क्रॉस हमने इसी से कराया है। व्हाइट से आप क्रॉस करा नहीं सकते, हेटेरोजाइगस से करा नहीं सकते, ठीक है। तो डोमिनेंट पेरेंट यही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। 1:1 रेशियो वाला आंसर केवल ये है, इसलिए यही आंसर जाएगा। क्वेश्चन की मिस्टेक के हिसाब से नहीं चलना, मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीके से आप उसे सॉल्व कर दो। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया आपका डन। नेक्स्ट, एलील्स। जब मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाई थी तब इसे बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया था कि व्हाट आर द एलील्स। अब ये पूछ रहा है कि एलील्स क्या है। पहले तो ऑप्शंस पे जाओ। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, एक ही जीन के 2 रूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एलील तो जीन होते हैं, क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम एलील क्रोमोसोम नहीं होते, एलील जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम पे तो उनकी पोजीशन होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे वो सेम लोकस पर होते हैं। वैसे तो ये बात कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी बार बता दूं उतना कम। इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर तो वो है जो एक जैसी जीन्स रखता है और उस पर एक ही जीन की 2 डिफरेंट एलील आमने सामने होती है। जैसे अगर हाइट की एलील है तो कैपिटल T स्मॉल t इस क्रोमोसोमल पेयर पर सेम पोजीशन पर होगी, जिसे हम कहते हैं लोकस। सेम लोकस वर्ड याद रखना, जीन की जगह कई बार ये यूज हो जाता है। तो खैर ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है, क्या, एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। डन, दिस इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ मेंडल विच इज नॉट कंप्लीटली एप्लीकेबल। अब देखो क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सॉल्व करना है। वैसे जब हमने बात की थी तब हमने सभी लॉज के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन डिस्कस किए, लेकिन एक ऐसा लॉ है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लॉ है, यानी एक ऐसा नियम है जिसमें गलती या अपवाद की गुंजाइश सबसे ज्यादा है, और वो आपको मालूम है। लॉ ऑफ डोमिनेंस अक्सर फॉलो होता है कुछ स्पेशल कंडीशन में। डोमिनेंस की जगह कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाती है या को डोमिनेंस हो जाती है, तो ये कंप्लीटली एप्लीकेबल ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है।
और आपको ये नॉट पूछ रहा है, तो आपको ऐसा लॉ चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा गलती हो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये लगभग अप्लाई होता है, केवल एक स्पेशल कंडीशन को छोड़ के तो यूनिवर्सल है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी में तो गड़बड़ थी कि हमेशा डाई हाइब्रिड का जो रेशियो आएगा F2 वो 9331 ही आए, नहीं जरूरी नहीं है। और उसके टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1111 आए, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा केवल तब होगा जब जिन दो ट्रेट के बीच में इनहेरिटेंस को हम स्टडी कर रहे हैं उन दोनों ट्रेट्स की जीन दो डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर हो। 50वीं बार बता रहा हूँ आपको। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्ट्रिक्ट कंडीशन आपको मालूम है, लेकिन जैसे ही वो दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर आ गई ये लॉ फेल। इसलिए ये लॉ कभी कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं माना जाता। इन सब में सबसे ज्यादा गलत यही है, और गलत है इसीलिए ये सही है, क्योंकि क्या पूछ रहा है? नॉट कंप्लीटली एप्लीकेबल। ओके, कोडोमिनेंस मेंडल ने बताई नहीं थी, सो दिस विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट छांटना है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन मैंने इसका भी बताया है, यूनिवर्सल होते हुए इसका भी डिस्कस किया है, पर ये इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है। पूरी एक फिनोमेना ही इसका एक्सेप्शन है, लिंकेज, जो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। डन। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव यानी पॉलीजेनिक, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये पूछ रहा है F2 रेशियो। डाई हाइब्रिड का मतलब है ये 2 पेयर ऑफ जीन्स लेके चल रहा है। देखो, आपको मालूम है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ट्रेट एक ही होता है, और उस एक ट्रेट को जब 2 पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करते हैं तो वो डाई हाइब्रिड जैसा जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन शो करता है। तो डाई हाइब्रिड बताने का यहां पर्पस क्या हो गया? डाई हाइब्रिड बताने का पर्पस ये हो गया कि उसमें 2 जीन पेयर हैं, और F2 पूछ रहा है ना, तो जैसे कि आप ले लो उसका पेरेंट 2 जीन पेयर के साथ कंप्लीट डोमिनेंट, और 2 जीन पेयर के साथ कंप्लीट रिसेसिव, और इनका F1 क्या आएगा? कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। अब ये आपको डाई हाइब्रिड जैसा दिख रहा है ना? डाई हाइब्रिड का मतलब हमेशा ये नहीं है कि हम 2 ट्रेट के लिए ही इनहेरिटेंस स्टडी करें, 2 पेयर ऑफ जीन शामिल होने चाहिए। यहां भी शामिल हो गए, क्योंकि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है ना, दोनों पेयर ऑफ जीन एक ही ट्रेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। आंसर तो बहुत सीधा है, आंसर तो आप सबको पता है कि इस F1 से आगे सेल्फिंग कराने पर F2 का रेशियो क्या आता है पूरा हम निकाल चुके हैं, और वो हमारे सामने बिल्कुल फिक्स है 14641। लेकिन हमें ये समझना है कि निकालना कौन सा वाला है। अगर यही 3 पेयर ऑफ जीन होते तो ये चेंज हो जाता ना, तो हमें 2 पेयर ऑफ जीन कंसिडर करने हैं। उसी के लिए ये डाई हाइब्रिड वाली बात काम आएगी। तो है कोई ऑप्शन? ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, मात्रात्मक वंशागति। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट हो गई। क्वांटिटी किसकी? जीन की क्वांटिटी। ये चारों जीन मिलकर एक ही ट्रेट को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसलिए ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ओके, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब 2 जीन पेयर शामिल हैं तो F2 में क्या रेशियो आएगा? हमने इन्वर्टेड बेल शेप कर्व भी बनाया था, ये सारा पढ़ा हुआ है। ओके, डन। नेक्स्ट, ओके, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिला काफी देर बाद, और वो भी किसका है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का है। देखो, मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, वो काम आएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए प्लांट हैविंग 24 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड, प्लांट की हाइट को बताया, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड है उसमें, और उसका क्रॉस किससे करा दिया? हैविंग 12 सेंटीमीटर इंटरनोड्स, और हाइब्रिड के बीच में दे दिया 18 सेंटीमीटर। कह रहा है प्लांट हैविंग 24 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड, इसका क्रॉस कराया 12 सेंटीमीटर इंटरनोड से, और इसके हाइब्रिड के पास है 18 सेंटीमीटर इंटरनोड। अब ऐसा किसकी वजह से हो सकता है? ए 24 सेंटीमीटर एक 24 सेंटीमीटर लंबे पर वाले पादप का संकरण 12 सेंटीमीटर लंबे पर वाले पादप से कराया जाता है, तो संकर में 18 सेंटीमीटर लंबे पर निम्न के कारण प्राप्त होते हैं। देखो, मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या बताया था आपको? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन शामिल होते थे, इसलिए ट्रेट धीरे धीरे चेंज होगा जैसे जैसे डोमिनेंट जीन का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। तो
ऐसा आता था कि एक जिसके पास सारी जीन डोमिनेंट हो उसके पास सबसे ज्यादा ट्रेट हो, जैसे यहाँ हाइट है तो सबसे ज्यादा हाइट, एक जिसके पास एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है सारी रिसेसिव है तो सबसे कम हाइट, और जिसके पास दोनों के बीच का मामला आ गया वो इंटरमीडिएट आ गया। तो पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पर बेस्ड ऑप्शन ढूंढते हैं। मल्टीपल एलिज्म है नहीं, कंप्लीट डोमिनेंस है नहीं, रिसेसिव डोमिनेंस है नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है नहीं, लो एक भी नहीं है। अब ये तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मामला है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? यही तो समझने वाली बात है बच्चों। तो फिर अब क्वालिटेटिव पे जाओ। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में भी कैसा कभी होता था क्या कि एक आप कहो डोमिनेंट जैसा और एक रिसेसिव जैसा और एक इनके बीच का इंटरमीडिएट कहीं मिलता था क्या? दोनों तरह के जो इंपैक्ट होते थे, सबसे ज्यादा हाइट, सबसे कम हाइट, इनके बीच का मामला कहीं आता था क्या? मिक्सिंग होती थी क्या? कहीं ब्लेंडिंग होती थी क्या कि सबसे ज्यादा हाइट वाला और सबसे कम हाइट वाला दोनों का क्रॉस हुआ और इंटरमीडिएट से हाइट मिली, दोनों के बीच का मामला आ गया, यानी इस वाली जीन ने इस वाली पर कंप्लीट डोमिनेंस नहीं शो की, इसका भी इंपैक्ट है, इसका भी इंपैक्ट है, मामला कहीं बीच में आके सेटल हुआ। ये कहां होता था? याद करो, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें काम करेगा ये, क्योंकि क्वांटिटेटिव तो है नहीं ना ऑप्शन में। अब आपको सर क्वांटिटेटिव होता तो, अरे भाई एग्जामिनर को इतना तो पता है कि क्वांटिटेटिव होता तो इसको नहीं डालता, और अगर इसको डालता तो दोनों लायक ऑप्शन भी होता। यहाँ क्वांटिटेटिव नहीं है, इसलिए हम किसे कंसीडर कर रहे हैं? इनकम्प्लीट को, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी इसे एक्सप्लेन कर सकती है अगर केवल सिंगल पेयर ऑफ जीन है तो। मान लो हम टॉल को ही लेके चलें, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी वजह से 24 सेंटीमीटर, इसकी वजह से 12 सेंटीमीटर, ये इसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट होती तो यहां भी 24 सेंटीमीटर आती, पर चूंकि ये इसके ऊपर टोटली डोमिनेंट नहीं है इसलिए इसकी हाइट घटी भी है, और ये पूरी तरह 24 नहीं आके इससे थोड़ी ज्यादा, इससे थोड़ी कम, बीच में आके रुकी है, ब्लेंड हुआ है कैरेक्टर, और ब्लेंडिंग इज considered in incomplete dominance. Okay, so it is a good question. Now next, what is next? An allele is dominant if it express itself. अरे ये तो पुरानी ही बात रिपीट है। कौन सी एलील डोमिनेंट होगी? जब वो खुद को एक्सप्रेस करेगी किस स्टेट में? होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी। रिपीट है। चलो ये रहा, बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस स्टेट, कर दो फर्स्ट, हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो आपको खुद ही कर लेने चाहिए, पर चलो एक प्रैक्टिस सेशन में हम करवा देते हैं। अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, ए गैमेट नॉर्मली कंटेन्स, अभी भी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बात की थी, किसी भी पेयर में से कितनी जीन लेके जाता है? सिंगल। मैनी एलील्स ऑफ ए जीन कैसे ले जा सकता है? ऑल एलील्स ऑफ ए जीन कैसे ले जा सकता है? 2 एलील्स ऑफ ए जीन नहीं ले जा सकता, 1 एलील ऑफ ए जीन ये ले जा सकता है। जीन के 2 एलील किसी भी पेयर में होंगे, उसमें से एक गैमेट ले जाता है। दिस विल बी द आंसर, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ जाओ। Children have A and B type of blood. Are the blood types of parent? What are the blood types of parent? ये होगा क्वेश्चन, रियल पूरा टाइप नहीं हुआ। Children have A and B. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से करो। कैसे? देखो, Children have A and B, दोनों हैं बच्चों के पास। IA से भी आ सकता है, IA से भी आ सकता है, दोनों जीनोटाइप पॉसिबल है। और पेरेंट में ये IB से भी आ सकता है, IO से भी आ सकता है। अब ये कहना चाह रहा है कि इनके पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा? चलो पता लगाते हैं। Children have A and B types of blood. Are the blood types of parent? ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, पर हिंदी में देखते हैं। सभी बच्चों का रक्त समूह A तथा B है, ऑल का A और B है।
तो उनके जनकों के रक्त समूह का प्रकार होगा। चलो इसके अकॉर्डिंग चला जाए पहले तो। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखी जाती है। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम बात करें तो ए और बी ब्लड ग्रुप के बच्चे इस तरह का जीनोटाइप लेकर चलेंगे, और इस तरह का जीनोटाइप लेके चलने पर उनके जो पेरेंट्स होंगे, अब देखो ये वाला किसी एक पेरेंट से लेकर आएगा तो उस पेरेंट के पास आई ए या आई ओ में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ए ब्लड ग्रुप होने के लिए किसी एक पेरेंट के पास आई ए होना जरूरी है। बी ब्लड ग्रुप चिल्ड्रन में होने के लिए किसी एक पेरेंट के पास आई बी होना जरूरी है। अब आप एक बात सोचो कि पेरेंट के पास अगर आई ए जो कंडीशन है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन आई ए हो या आई ओ हो, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना ए जीन देने के लिए। और बी के लिए भी पेरेंट के पास आई बी भी चल सकता है, आई बी आई ओ भी चल सकता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो पेरेंट आई ए आई बी हो एक पेरेंट, और दूसरा पेरेंट आई ओ हो, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती? यानी कि अगर रियलिटी में हम इस क्वेश्चन को देखें तो रियलिटी में इस क्वेश्चन के लिए ये चारों पॉसिबिलिटी पेरेंट में पॉसिबल हैं। वो ए भी रख सकते हैं ब्लड ग्रुप, बी भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कोई पेयर चूज करना है, पेरेंट का पेयर चूज करना है। कैसे? जैसे अगर आप पेरेंट को मानते हो ए बी और एक पेरेंट को मानते हो ओ, ठीक है, तो उस केस में हमेशा और हमेशा इस तरफ से केवल आई ओ आएगा और इस तरफ से ए और बी में से एक आएगा। इसलिए केवल दो ही ब्लड ग्रुप के बच्चे आएंगे, ए या बी। इसके अलावा दूसरा केस ये भी हो सकता था, ए एंड बी, आई ए आई बी। अगर ये जीनोटाइप चले तब तो हमेशा क्या आएगा? तब तो हमेशा ए बी ब्लड ग्रुप ही आएगा। पर मान लो इसमें से कोई एक क्या हो जाए, आई ओ हो जाए, दूसरा भी आई ओ हो जाए। सपोज ये आई ए आई ओ है और ये आई बी आई ओ है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है ना इनकी कि ये ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा दे सकते हैं, पर इनके तो सारे ही बच्चे कैसे ए एंड बी वाले, इसलिए ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ए बी एंड ए में क्या दिक्कत है? ए बी एंड ए में बच्चों ये दिक्कत है कि मान लो ए वाला इस तरह का हो गया और ए बी वाला इस तरह का है, तो बी ब्लड ग्रुप यहां पर आ सकता है, ए तो आ ही सकता है, ठीक है। ए बी एंड ए ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि मान लो ये पेरेंट 100% होमोजाइगस हो गया, तो यहां कभी बी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इधर से केवल ए जाएगा, तो या तो ये ए बनेगा या ए बी बनेगा, ठीक है। तो एक एक को अलग अलग कंसिडर करते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसे दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक एक को लेके चलो। ए एंड ओ, क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं। आई ए और दूसरा आई ओ। एक पेरेंट तो फिक्स है, ये दो तरीके से हो सकता है, आई ए आई ओ। इससे बी ब्लड ग्रुप आएगा? कभी नहीं आएगा, ये गलत। इसमें क्या दिक्कत है? पहले वाले को हटा देते हैं, फिर इसको कंसिडर करते हैं, जगह चाहिए ना अपने को। इसका डिस्कशन हो गया, ये रॉन्ग हो गया, अब इसको कंसिडर करते हैं। आई ए आई बी
एंड IA या IA I0 में तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, पर अगर वो ऐसा हुआ तो पॉसिबिलिटी B ब्लड ग्रुप की कभी नहीं बनेगी, क्योंकि इधर से हमेशा IA आएगा, इधर से A आया तो ये A हो जाएगा, इधर से B आया तो ये AB हो जाएगा, तो ये भी गलत। ओके, इसलिए इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। AB एंड O ही तो अभी समझा था, ये तो पॉसिबल है ना, इसमें तो हमेशा बच्चे कैसे मिलेंगे, AB मिलेंगे, क्योंकि इस तरफ से या तो A या B जाएगा और इस तरफ से IO आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो या तो B ब्लड ग्रुप रखेगी या A ब्लड ग्रुप रखेगी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो भी सही हो सकता है क्या, उसको चेक किया था हमने। अगर सिचुएशन ये है तब तो ये सही है, पर अगर सिचुएशन ये आ गई तो इधर से O भी आ सकती है ऑफस्प्रिंग में, तो सभी बच्चों का रक्त समूह AB होना जरूरी नहीं है। इसलिए हमको ऐसी पॉसिबिलिटी चुननी है जो क्वेश्चन को कंप्लीट फुलफिल करे, उस केस में केवल ये ही पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, देखने को ये भी सही है, देखने को इधर से भी हो सकता है, पर इनमें ये सभी बच्चों में A और B आना पॉसिबल नहीं है, उसका वायलेशन कहीं ना कहीं हो सकता है, इसमें कहीं नहीं होगा, इसलिए आंसर ये जाएगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था, इन सब में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हो, क्योंकि बहुत छोटी सी बात थी पर सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। ओके, तो आप इसको देखिएगा हमने कैसे किया और इसको ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन ब्लड ग्रुप है, मैंने कहा ब्लड ग्रुप पे सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ए वोमेन विद ब्लड ग्रुप A मैरीज ए मैन विद ब्लड ग्रुप B, द पॉसिबल ग्रुप ऑफ स्प्रिंग। देखो अब यहाँ वही चीज आ गई कि विमेन के पास है IA और मैन के पास है IB, तो देखो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या क्या हो गया, AB तो हो ही गया। अगर ये दूसरा IA रखे और ये दूसरा IB रखे तब तो केवल एक ही सिचुएशन बनेगी AB, पर मान लो ये IA I0 भी हो सकता है और ये IB I0 भी हो सकता है, तो देखो इधर से A और इधर से 0 तो A भी पॉसिबल है, इधर से B और इधर से 0 यानी O तो B भी पॉसिबल है, और इधर दोनों से 0 तो O भी पॉसिबल है, यानी सारी पॉसिबिलिटी दिस विल बी द आंसर। यही बात पिछले क्वेश्चन में थी कि चारों पॉसिबिलिटी हो सकती थी, पर वहां सारे बच्चे केवल A और B ब्लड ग्रुप के दिए थे, इसलिए आपको ध्यान से करना था। ओके, यहां पेरेंट के ब्लड ग्रुप A और B हैं, तो सारी पॉसिबिलिटी के चिल्ड्रन मिल सकते हैं। ओके, डन। ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन कभी भी करते वक्त आप सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करें, और जब भी आपके पास जीनोटाइप नहीं हो, केवल फिनोटाइप हो, तो सारे पॉसिबल जीनोटाइप लेकर चलो। A में ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, B में ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब इनसे क्या ऑफस्प्रिंग मिल सकती है, उन सब पे विचार करो, तभी आपका सही आंसर आएगा। ओके, डन। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप का है, IS का क्वेश्चन है पर सिंपल है। क्या कहता है, Which one of the following correctly represents the nature of blood in the ABO system of blood group pertaining to the presence of antigen and antibody? तो एंटीजन एंटीबॉडी प्लस फिनोटाइप प्लस जीनोटाइप की टेबल बनाई थी, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। ऑप्शंस पे चलते हैं। ब्लड ग्रुप A में एंटीबॉडी A होती है, एंटीजन B होता है। जिस नाम का ब्लड ग्रुप उस नाम का एंटीजन और अपोजिट एंटीबॉडी, ये होता है क्लू। तो ये गलत बात होगी। ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B एंटीबॉडी A, ये सही सा लग रहा है। ब्लड ग्रुप AB में बोथ एंटीबॉडी A एंड B हैं। ब्लड ग्रुप AB अगर एंटीबॉडी रखेगा तो दूसरों से ब्लड रिसीव कैसे करेगा, एंटीजन है इसके पास दोनों AB, तो ये गलत, ये गलत। ब्लड ग्रुप O में नो एंटीजन नो एंटीबॉडी, अरे भैया एंटीजन नहीं होता ठीक है, पर एंटीबॉडी तो होती है, ये भी गलत। सही है ये। ब्लड ग्रुप B उसी नाम का एंटीजन रखता है और अपोजिट एंटीबॉडी रखता है, ठीक है, राइट। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, what is possibility of a child with blood group O being born to a mother and father having blood group O and B respectively? तो आपको यहां पर एक कंडीशन दे दी और उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी पूछी है। कंडीशन है चाइल्ड के O ब्लड ग्रुप का पैदा होने की, तो सबसे पहले तो चाइल्ड को बनाओ।
IO इस बात के आने की पॉसिबिलिटी किसमें से? मदर का ब्लड ग्रुप IO है, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप B है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इलेबोरेट हो गया क्योंकि B दो तरह से पॉसिबल है, B दो तरह से पॉसिबल है। तो इधर से तो हमेशा 50% चांस 1/2 चांस किसके हैं? IO के आने के। और इधर से IO के आने के चांस कितने हैं? इधर से IO के आने के चांस हैं ओनली 1/2 नहीं, इधर से तो 100% IO आएगा। देखो इधर से तो केवल IO ही आएगा ना, 100% चांस इधर से किस बात का है? IO यानी 1 है। इधर से या तो IB आ सकता है। अगर ये ऐसा होता तो पहली बात तो पेरेंट ही दो तरह के हो गए। देखो या तो 50% चांस है पेरेंट के ऐसा होने के या 50% है ऐसा होने के। बी ब्लड ग्रुप वाला पेरेंट इन दोनों जीनोटाइप को 50-50 रखता है। अब वो IB भेजेगा 1/2 चांस किस बात का है? IB के आने का। लेकिन इस IB-IO वाले में से 1/2 में से IO के आने का चांस कितना है? 1/4। तो इधर से तो 1 और इधर से 1/4, 1 into 1/4 यानी 1/4 यानी 25%। दिस विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पेरेंट्स से जो गैमेट बन रहे हैं उनके कंबाइन होने का चांस कंसीडर करना है। इस तरफ से 100% एक पेरेंट IO एलील दे देगा, इसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसकी है इस पेरेंट के पास IB रखने का 50% चांस है, IB-IO रखने का 50% चांस है, तो इधर से तो आपको मिल ही नहीं रहा IO। और जो दूसरा वाला है उसमें भी IO मिलने का चांस हाफ है। हाफ किसका? हाफ का हाफ। पहली बात तो इस पेरेंट के पास ये जीनोटाइप होने का चांस हाफ है, फिर उसमें से भी वो IO कंट्रीब्यूट करे इस बात का चांस उसका भी हाफ है, यानी हाफ इंटू हाफ यानी 1/4 यानी 25%। तो इन क्वेश्चंस का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता बच्चों, या थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर 25%। ओके डन। नाउ the last one for today क्या कह रहा है? In a cross between individuals with genotype capital T small t capital R small r, एक जीनोटाइप तो है capital T small t capital R small r, between individuals with genotype capital T small t capital R small r, मतलब दोनों ही ऐसे हैं, इसी की सेल्फिंग हुई है। कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस इसी के साथ कराया गया है, तो पूछा गया इफ द रिजल्टिंग नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज 16। डेफिनेट बात है कि इससे 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसने टोटल नंबर ही 16 दे दिया आपको। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीनोटाइप विद कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R। देखो है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस हमने खूब की है, पर अगर आप वो सब भूल भी गए हो तो भी मैं आपको बता दूं, ये F1 डाइहाइब्रिड की सेल्फिंग है। F1 डाइहाइब्रिड की सेल्फिंग, देखो डाइहाइब्रिड है, सेल्फ हो गया, 16 तरह के कॉम्बिनेशन बनते थे। अब एक तो तरीका है कि आप पूरे 16 बनाओ और उनमें से इन दोनों को छांटो, और एक तरीका हमारा यूनिवर्सल तरीका मोनोहाइब्रिड पे जाके चेक कर लो। कैपिटल T से कैपिटल T का क्रॉस कराने पर कैपिटल T कैपिटल आने का चांस कितना होता है? इन दोनों से ये, दोनों से ये आने का चांस 1/2, और इन दोनों से फिर ये आने का चांस 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, 25% तो चांस है इसका। और आपको पता भी है हम जब जीनोटाइप बनाते थे तो दो इस तरह के 2 इंटू 2 4 कितने में से? 16 में से 4 आउट ऑफ 16 कितना? 25%। क्लियर? इसको चेक कर लो। कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t से कैपिटल T स्मॉल t आने का चांस अगेन 1/2, और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r से कैपिटल R आने का चांस 1/4। ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये कितना? 1/8। 1/8 कितने में से? 16 में से। 1/4 कितने में से? 16 में से। तो यहाँ आपको परसेंट नहीं दिया, नंबर दिया है, तो नंबर फाइंड आउट करो। 25% किसका? 16 का। 16/4 यानी 4।
1/8 किसका? 16 का, यानी 16/8 1 2। तो ऐसे कितने? 4 और ऐसे कितने? 2। ऑप्शन है कहीं? ये रहा 4 × 2 लास्ट ऑप्शन। ओके, ये हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर चुके बच्चों। ऐसे कितने आते थे? 16 में से 4। ऐसे कितने आते थे? 2 × 1 2। तो डायरेक्ट भी बता सकते हो आप। मैंने उस टाइम आपको बताया था सेकंड्स में सॉल्व करने का तरीका, पर ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से ट्राई कर सकते हो। और ये हमारे कुछ सिंपल क्वेश्चन थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की सिर्फ इसलिए ताकि हम सीख जाएं कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट कैसे करने हैं। आगे मैं और अच्छे लेवल के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, पर थोड़ा सा पढ़ाने के बाद। तो कल वाले वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे लिंकेज, एंड लिंकेज के कुछ क्वेश्चन मैं यहीं पे ट्राई कराऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।